Hello friends, I'm Dr. Upasna Khurana, Associate Professor and Head of Department of Journalism and Mass Communication in Kasturi Ram College of Higher Education, which is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University. I welcome you on our YouTube channel Education with KRCHE. Today we are going to discuss the topic sampling techniques. Sampling. Sampling is a method that allows us to get information about the population based on the statistics from a subset of the population without having to investigate every individual. What is population? Population is referred to any collection of specified group of human beings or non-human entities such as objects, educational institutions, time, units, geographical areas, prices of wheat और salaries drawn by individual. पॉपुलेशन हमारा एक सबसेट की तरह होता है. पॉपुलेशन में हम सब चीज़ें कंसीडर करते हैं जिसके अंदर से हम नॉर्मल एक सैम्पल लेते हैं जिसके ऊपर हम अपनी स्टडी करते हैं. व्हाट इज सैम्पल? सैम्पल इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. फाइन. जो हमारा एक छोटा आप देख सकते हैं फिगर में, जो हमारा एक छोटा सैम्पल होता है, जो हमारी पॉपुलेशन में से हम छोटा सा एक सबसेट निकालते हैं, एक प्रपोर्शन निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सैम्पल कहते हैं. सैम्पलिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल है? सबसे पहले आपका मेन पॉइंट जो है वो है रिप्रेजेंटेटिवनेस. रिप्रेजेंटेटिवनेस इस चीज़ को इंश्योर करे कि वो रैंडम सिलेक्शन हो. ठीक है, क्योंकि अगर हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बायस होने लगते हैं. हमें लगता है कि नहीं, हम लोगों ने हमने सबको रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है और एक अपने तरीके से हमने जिनको हम जानते थे, जो हमारे नोन थे, या फिर जिनको हमने क्वेश्चन दिए थे, हमने उनको सेलेक्ट किया है. तो जो आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी रैंडम, जो कि आपको बायसनेस से बचाता है. नेक्स्ट इज़ योर एडिक्वेसी. एडिक्वेसी मतलब आपके पास सैम्पल साइज़ का आपको पता होना चाहिए कि आपका सैम्पल साइज़ क्या है. नेक्स्ट इज़ योर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस इज़ गिवन यू सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, कि हर किसी को इक्वल चांस है पार्टिसिपेट करने का, और हर किसी का इक्वल चांस है उस पॉपुलेशन के लिए सेलेक्ट होने के लिए. फाइन. नेक्स्ट इज़ योर होमोजेनिटी. होमोजेनिटी इज़ नो बेसिक डिफरेंस इन नेचर ऑफ यूनिट्स. यानी कि आपके जो यूनिट्स के अंदर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग आप ले सकते हैं, सेम एज कैटेगरी आप रख सकते हैं, सेम इनकम स्टेटस के लोग ले सकते हैं. तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी इन द सैम्पलिंग. अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग की. Sampling basically saves money by allowing researchers to gather the same answer from a sample that they would receive from the population. ये आपको हेल्प करता है, एक तो आपका पैसा बचाने में, दूसरा आपको ये हेल्प करता है कि आप पॉपुलेशन से वही डेटा, अपने जो सैम्पल से वही डेटा कलेक्ट करें जो आपकी पॉपुलेशन से आपको मिलने वाला था. नेक्स्ट इज स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ द सैम्पलिंग. हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज़ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज़ योर स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम, then specifying the sampling unit, then specifying the sampling method or the technique, then determine your sample size and execute the sample plan. Now we will discuss this turn by turn. First is your step by step. First is your defining the population. इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें पॉपुलेशन डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, और हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो क्या है. इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट वी कैन डिफाइन इट्स अ सैम्पलिंग यूनिट. ठीक है, एक्सटेंट और टाइम फ्रेम, हम इन सबको हम अपनी टारगेट पॉपुलेशन की तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर मुझे किचन एप्लाइंसेस की बात करनी है, अगर कोई किचन एप्लाइंसेस की फर्म है और वो कंडक्ट करना चाहती है एक सर्वे, ठीक है, और जो कि डिमांड कर रही है माइक्रोवेव्स का या माइक्रो ओवन्स का, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी 20 से ऊपर के जो एज के लोग हैं, तो जितनी भी 20 से ऊपर की जो वुमेन्स हैं जो कुक करती हैं, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन डिफाइन कर लेंगे. नेक्स्ट इज़ योर specifying the sampling frame. Sampling frame is basically a set of the elements from which the sample may be drawn. जहाँ से हम एक छोटा सा सैम्पल निकाल सकते हैं. हम सेम अगर माइक्रोवेव का एग्जाम्पल लेकर चलें तो एक आइडल सैम्पल फ्रेम क्या होगा? इट वुड बी अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ऑल द हाउस होल्ड
दैट हैव अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000। तो हमने क्या किया, वहाँ पर हमने सभी वुमेंस को कलेक्ट कर लिया अपनी पॉपुलेशन में। सभी वुमेंस को हमने सोचा कि जो भी कुक करती हैं वो क्या होंगी, एज अबव 20, वो हमारा एक पॉपुलेशन हो सकती है। लेकिन पॉपुलेशन में से हमें एक फ्रेम अगर फाइंड आउट करना है तो जिनकी मंथली इनकम ₹20,000 है, ठीक है, हमें लगता है कि वो हमारा माइक्रो ओवन जो है, माइक्रोवेव जो है, वो खरीद सकते हैं, तो हम उनको क्या किस में कंसीडर करेंगे, अपना सैम्पलिंग फ्रेम में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट इज बेसिकली अ यूनिट that contains a single element or a group of element of the population to be sampled. In that case, a household becomes a sampling unit and all women above the age of 20 years living in that particular house become the sampling elements. Fine. So if it is possible to identify the exact target audience of the business research or any kind of research, every individual element would be considered as a sampling unit. Okay. Next is your specifying the method, the sampling method or the technique. The sampling method outlines the way in which the sample units are to be selected. So the choice of the sampling method is influenced by your objectives of the research, the availability of your financial resources, the time constraint, and the nature of the problem to be investigated. Because without all these, we are not able to select our sampling method. So when we frame our objective, so be clear कि आप किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम अपना रिसर्च मेथड भी सेलेक्ट कर पाएंगे। Next is your determine the sample size. The sample size is simply the number of units in the sample, कि आपके सैम्पल के अंदर कितनी यूनिट्स है। फाइन। सैम्पल साइज आपका sample size determination depends on the many factors such as your time, cost, the facility available, and in general large samples are better, but they ऑल्सो रिक्वायर रिसोर्सेज। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा टारगेट लेने की ज़रूरत है, रिसोर्सेज को भी ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत है। और अगर हम छोटी यूनिट पर बात करते हैं तो हम, या फिर अगर कम लोगों पर बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें से हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। हम मेल के थ्रू भी क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं या हम उनको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो आप इजीली सैम्पल साइज डिटरमाइन कर अपनी टारगेट ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट द सैम्पल प्लान। आप सैम्पल प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो वंस पॉपुलेशन, योर सैम्पल फ्रेम, योर सैम्पल टेक्निक, योर सैम्पल साइज आर आइडेंटिफाइड, रिसर्चर कैन यूज ऑल दैट इन्फॉर्मेशन टू चूज हिज और हर सैम्पल, है ना। अब आपने सब कुछ चीज़ें तो आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, क्या टेक्निक होगी, क्या सैम्पल साइज होगा। तो अब आपकी बारी है सैम्पल को सेलेक्ट करने की, और आपने कौन सा सैम्पल सेलेक्ट करना है, हु विल बी योर टारगेट ऑडियंस, आपको यहाँ पर बताना है। ये थे आपके स्टेप्स। अब हम बात करेंगे कि पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करने का बेसिक पर्पस क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू डू सर्वे और सैम्पलिंग, तो हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन कई केसेस में बहुत ज़्यादा लार्ज होती है ना, स्कैटर्ड होती है, दैट अ कंप्लीट कवरेज में नॉट बी पॉसिबल। सो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वैलिड एंड कंपेरेबल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन। तो हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत कम समय में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएँ, अच्छी चीज़ें हो जाएं, तो हमें सैम्पलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बहुत स्कैटर्ड है, बहुत फैली हुई है, जब हम हर जगह को कवर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें सैम्पलिंग करने की ज़रूरत है। एंड सैम्पलिंग इज़ इकोनॉमिकल सिंस इट कंटेन्स फीवर यूनिट। जैसे आपको पता है कि बहुत कम यूनिट्स में है, तो आप इसको ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। एंड रिसर्च प्रोजेक्ट समटाइम्स मे रिक्वायर द डिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूनिट बीइंग टेस्टेड, so it saves destruction of units also. अब हम बात करेंगे बेसिक जो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। एक है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है वेयर अ रिसर्चर सेट अ सिलेक्शन ऑफ अ फ्यू क्राइटेरिया एंड चूजेज मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन रैंडमली, जहाँ पर हम रैंडमली चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पर हर किसी की प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, है ना, हर किसी का इक्वल चांस है
सेलेक्ट होने का एज अ सैम्पल. सो ऑल द मेंबर हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द सैम्पल विद दिस सिलेक्शन पैरामीटर. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. आज भी मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और अगर हमें कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, तो हम सबको इक्वल चांस देंगे पार्टिसिपेट करने का कि कोई भी आए और बीइंग अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव वो सेलेक्ट हो सकता है. तो दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो वो फर्दर कैटेगराइज है इन द पार्ट्स ऑफ सिंपल रैंडम, stratified random sampling, multi-stage stratified, systematic sampling and cluster sampling. What is simple random sampling? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपको ये कहती है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, है ना. सिंपल रैंडम की कोई भी आया और हमने उसे रैंडमली सेलेक्ट कर दिया. सो योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, यानी कि आपके पास जितनी पॉपुलेशन है आप सबको कवर करेंगे. यहाँ पर रैंडमली आपके पास जो भी आ रहा है आप उससे अपना क्वेश्चन फिल करवा सकते हैं. ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च आप इसको ले सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. Systematic sampling is similar to the random sampling, but it is usually slightly easier to conduct. ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह है, सिंपल रैंडम की तरह, लेकिन हम ये इसमें और ईजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि एवरी थर्ड पार्टिसिपेंट इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड, है ना. तो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. फिगर आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि हर थर्ड मेंबर पॉपुलेशन में से सेलेक्ट हो रहा है. सो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन is listed with a number, okay, but instead of randomly generating numbers, individuals are choosing at regular intervals. हम regular intervals पे क्या कर रहे हैं, उनको select कर रहे हैं. हर किसी को हमने एक number दे दिया है और एक regular maybe the third one or the fifth one or the sixth one, ये it depends upon our population. तो हम जैसे select करना चाहें, but एक system को follow करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, systematic sampling कहते हैं. Next is your stratified sampling. स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्रैटास बना देते हैं. आप फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रैटा बनाए गए हैं. इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन, फाइन, एंड दैट मे डिफर इन इम्पॉर्टेंट वे, जो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो. सो इट अलाउज यू ड्रॉ मोर प्रिसाइज कंक्लूजन बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सब ग्रुप इज़ प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल. जहाँ पर हम ये देखें कि सभी जो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो इक्वली रिप्रेजेंट हो सकें, है ना. तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट यानी 12 का एक ग्रुप बनाया है, उसमें से हमने 10th नंबर को सेलेक्ट किया है. सेकंड, फोर्थ और सिक्स को में से हमने सेकंड को सेलेक्ट कर लिया. 7th, 8th, 11th में से हमने 8th को सेलेक्ट कर लिया. एंड 3, 5, 9 में से हमने 5th को सेलेक्ट कर लिया. तो हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन के जो हमने सब ग्रुप्स बनाए थे, उस सब ग्रुप्स में हमने क्या किया, हमने एक एक मेंबर को सेलेक्ट करके अपनी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया. हमने एक स्ट्रैटा बना लिया और उस स्ट्रैटा में से हमने हर मेंबर को सेलेक्ट कर हमने अपनी सैम्पलिंग की है. नेक्स्ट इज योर क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू द सब ग्रुप्स. हम क्या करते हैं, सब ग्रुप्स में अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सैम्पल, फाइन. Instead of sampling individual from each subgroup, you randomly select entire subgroup. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि हमने जब हमने क्लस्टर्स बनाए, है ना, हमने एक कंट्री के हमने डिफरेंट क्लस्टर्स बनाए, तो हमने उस क्लस्टर में हमने क्या किया कि हमने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को वाले लोगों को लेकर हमने उसका एक पॉपुलेशन, पूरा होल पॉपुलेशन हमने ड्रॉ कर लिया या होल सैम्पल हमने उसका बना दिया. उसके बाद हमने डिफरेंट जो क्लस्टर्स बनाए, अब हमने डिफरेंट क्लस्टर में से, जैसे हमने पीछे जो किया था स्ट्रैटा में से, हमने हर एक ग्रुप में से एक मेंबर को सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर क्लस्टर में हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे सब ग्रुप को सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके. तो यहाँ पर हमने 5th और 6th को हमने क्या किया, ले लिया, और इधर से हमने 11th और 12th के सब ग्रुप को ले लिया. तो ये जो 2 सैम्पल्स हमने लिए हैं, ये हमने बेसिकली क्या लिए हैं, अपने 2 क्लस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया है. नेक्स्ट इज़ योर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपको क्या कहती है, इफ़ इट इज़ अ प्रैक्टिकली पॉसिबल, you might include every individual from each sample cluster.
है ना, कि आप कोशिश करें कि हर क्लस्टर में से कोई ना कोई सैम्पल ज़रूर ले लें आप। इफ़ द क्लस्टर देमसेल्व्स आर लार्ज, लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि क्लस्टर्स बहुत लार्ज हो जाते हैं, है ना, सो यू कैन ऑल्सो सैम्पल इंडिविजुअल्स फ्रॉम विद इन ईच क्लस्टर यूजिंग वन ऑफ दी टेक्निक्स। अब हम कोई ना कोई टेक्निक इसमें से लेकर हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई क्लस्टर को हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का फिगर आपको दिया गया है, आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि कंट्री में हमने स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 6 इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। स्टेट 2 के अंदर हमने सिटी 1 एंड सिटी 4 लिया है। स्टेट 3 के अंदर हमने सिटी 2 और सिटी 6 लिया है। स्टेट 6 के अंदर हमने सिटी 3 एंड सिटी 4 लिया है। Accordingly, we have taken the college 2 and the college 1 in the in from both the cities, and there the college 1 and the college 3 from city 2 and city 6, and college 2 and college 3 from city 3 and city 4. और वहाँ से हमने इन कॉलेजेस को हमने टारगेट किया जहाँ उनकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आप देखिए हमने क्या किया, फिर नीचे 3 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने क्या की है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पर हर किसी का रैंडमली सेलेक्ट होने का चांस नहीं होता, है ना। दिस इज अ सैम्पलिंग वेयर इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया एंड नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। और यहाँ पे सभी लोगों का इक्वल चांस नहीं है इंक्लूड होने का। सो दिस टाइप ऑफ सैम्पल इज easier and cheaper to access, but it has a higher risk of sampling bias, है ना। लेकिन यहाँ पर बायस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमें बहुत इजी लगता है, ठीक है, कि हम अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बायसनेस बहुत ज़्यादा आने की डर रहता है। आप देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको सामने फिगर दिया हुआ है, उसमें से हमने क्या किया है 5, 6, 7, 8, 9 जो कि हमें लगते थे कि हाँ ठीक हो सकते हैं, हमने उनको सेलेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो ये फर्दर कैटेगराइज है 4 कैटेगरीज में, दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहले बात करेंगे हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। Convenience sample simply includes the individuals who happen to be most accessible to the researcher, जो आपके पास सबसे ज़्यादा accessible है ना, आपकी रीच में है। आप क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरी फैमिली है ना, ये मेरे आसपास हैं, ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है इनको सेलेक्ट करना अपने एज अ सैम्पल साइज़। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हीं से अपने क्वेश्चनर्स भरवाना शुरू करती हूँ। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आप ये देखेंगे फिगर भी आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरीके से जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो उसके पास जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है वो उनको अपना एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर रहा है। टॉप 6 एडवांटेजेस ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक तो सबसे पहले जो डेटा है वो बहुत जल्दी कलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि लोग आपके आसपास हैं, आप बहुत इजीली उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव मेथडोलॉजी बिकॉज आपको कहीं जाना नहीं है ना, आपको कहीं कम्यूट नहीं करना है, कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव and easy to do research. Obviously it is very easy to do research क्योंकि लोग अवेलेबल हैं, आसपास हैं। लो कॉस्ट अगैन, देन रेडिली अवेलेबल सैम्पल, बिल्कुल रेडिली अवेलेबल हैं, आप कहीं दूर नहीं जाना, है ना, आपके घर में ही लोग आपको मिल गए, आपके नेबरहुड में आपको लोग मिल गए, आपके फ्रेंड्स आपको कॉलेज में मिल गए, एंड देयर आर फ्यूअर रूल्स टू फॉलो। और बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हर कोई हम लोगों को जानता है आपस में, और हम उनसे चीज़ें जो हमें चाहिए, जो हमें क्वेश्चनर में हमारा डेटा है, हम इजीली फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पर्पसिव सैम्पलिंग। Purposive sampling, this type of sampling, also known as judgment sampling, involves a researcher using their expertise to select a sample that is most useful to the purpose of the research, है ना। हमें ये देखना है कि कौन ऐसा इंसान है जो मेरे लिए accessible है, ठीक है, प्लस जो मुझे मेरे तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कौन है जो इतना नॉलेजेबल है जिससे मैं वो इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो हम इसे कई बार हम पर्पसिव सैम्पलिंग को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं, जहाँ पर हमें ये पता है कि कौन एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर चीज़ का, और हम उसे एज अ सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और उनसे अपना डेटा फिल करवाते हैं।
फिगर में भी शो किया गया है कि उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर जो लोग हैं जहाँ पर एरो है, ठीक है, दे आर द एक्सपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनको अच्छी नॉलेज होगी और हम क्या करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। सिमिलर एग्जांपल कि अगर हमें हम कॉलेज में सभी टीचर्स हैं एंड किसी को अगर स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है या रिसर्च की बहुत अच्छी नॉलेज है, और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या उससे रिलेटेड आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर फैकल्टी के पास जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग ईच एंड एवरी फैकल्टी। जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करें तो इट कंज्यूम्स मिनिमम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। बहुत कम समय लगता है क्योंकि हमें पता है कि हु आर द एक्सपर्ट्स अवेलेबल देयर, ठीक है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। एंड डायरेक्टली अप्रोचेबल रिस्पॉन्डेंट डायरेक्टली अप्रोच है एंड ऑलमोस्ट रियल टाइम रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं, नॉलेजेबल लोगों से बात कर रहे हैं, अवेयर लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ, ये आपको रियल टाइम ही रिजल्ट्स देगा एंड ईजी टू कंडक्ट। इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज पीपल आर अवेलेबल देयर एंड यू नो देम, तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी ईजी टू कंडक्ट। नेक्स्ट इज़ योर स्नोबॉल सैम्पलिंग. Snowball sampling, if the population is very hard to access, then snowball sampling can be used to recruit participants via other participants, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सपोज़ हम स्टडी कर रहे हैं होमलेस लोगों पर या ट्रांसजेंडर पर, है ना, तो एक होमलेस के पास अगर मैं गई हूँ, वही मुझे बता सकता है कि और कितने जो होमलेस लोग हैं वो मुझे और कहाँ कहाँ मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है रिसर्चर, एक इंसान के पास गया है, एक पर्सन के पास गया है, वो पर्सन आगे 3 लोगों को बता रहा है। सो देयर इज़ अ स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। एक ट्रांसजेंडर के पास हम गए तो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर ही आगे बाकी ट्रांसजेंडर्स के हमें बता रहे हैं कि हमें वो कहाँ कहाँ मिलेंगे। सो द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू snowballs as you get the contact with more people. आप उनसे ज़्यादा आप एक इंसान से ही बाकी लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज योर snowball sampling. Next is your quota sampling. It assigns quotas to the population in order to ensure that when elements of the population are selected, the sample group is representative of the population's characteristic. आप ये देखिए कि आपके जो population के characteristics हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आपके मैच होने चाहिए. After quotas are assigned, researchers choose element from the subgroups under convenience or judgmental. आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी population को represent किया, लेकिन उसके अंदर से मैंने जो quota sampling में क्या किया है, I have chosen male and those male who have the characteristics, similar characteristics like above 40. So this is known as your quota sampling. Next is your sampling error की अगर हम बात करें कि errors क्या होते हैं. Errors can occur during the sampling process, and the sampling errors can include both systematic error and the random sampling error, है ना, कि sampling error हमारे कौन कौन से हैं, हम इस पर बात कर सकते हैं. So systematic जो sampling error है, it is the fault of the investigation, but random sampling error is not, है ना. अगर हम sampling की बात करें, systematic sampling की बात करें, तो इसमें errors आते हैं. तो ये जो errors हैं वो investigation का fault हो सकते हैं, लेकिन random sampling हमारे हमारा उसका fault नहीं हो सकते हैं. तो when errors are systematic, they bias the sample in one direction, and under these circumstances the sample does not truly represent the population of interest. So we have to say this. And systematic error also occurs when the sample is not drawn properly. अगर हम बात करें कि सिस्टमेटिक एरर कैसे होता है, तो जब सैम्पल बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं होता, प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होता, ठीक है, तो हम उसे सिस्टमेटिक एरर कहते हैं. सो इट कैन ऑल्सो अकर इफ़ नेम्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सैम्पल लिस्ट. कई बार क्या होता है कि हम एट टाइम ऑफ इलेक्शन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं होते हैं, या फिर वो ड्रॉप करा लेते हैं, या फिर कई बार लोगों को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. इंडिविजुअल्स विल वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट एंड समटाइम पीपल आर अनकॉपरेटिव. वो कॉपरेट हमसे चीज़ें करना ही नहीं चाहते, तो किस तरीके से वो हमसे कॉपरेट ही नहीं करना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ नोन एज योर सिस्टमेटिक एरर. अब हम बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग एरर की. रैंडम सैम्पलिंग एरर में अगर हम बात करें एज कंट्रास्ट टू द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर, इज़ ऑफन रेफर टू एज चांस एरर, है ना. ये चांस एरर हो सकता है. प्योरली बाय द चांस द सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन will rarely provide your identical estimates of the population parameter of the interest, and these estimates will vary from sample to sample.
एंड इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम किसी इफ़ यू वर टू फ्लिप अ कॉइन, है ना, टू फ्लिप 100 अनबायस्ड कॉइन्स, so you would not be surprised if you obtain 55 heads on one trial and the 49 on the another, 52 on a third one, because it is a random one, है ना. So and so on. So thus some sample will by chance provide better estimates of the parameter than others, है ना. Sometimes हम better feel better लगता है हमें कि नहीं इस बार तो ज़्यादा नंबर आ गया. So in any given sample, some attributes of interest may be over represented and some are under represented. So however, this type of error is known as your random error. So thank you so much for watching us and for watching our channel, and for any query you may mail me at drupasnakhurana@gmail.com. Thank you so much.